आज हम ग्रामर का एक चैप्टर यानी कि व्याकरण का एक चैप्टर उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग? ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ। जैसे हम इंग्लिश में और गुजराती में वर्ण पढ़ते हैं यानी कि लेटर्स पढ़ते हैं, वैसे हम हिंदी में भी वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि वर्णमाला का मतलब होता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर अ से अह तक होते हैं, उसे हम स्वर कहेंगे। अ से अह तक के जो भी वर्ण हम पढ़ते हैं उसे हम स्वर कहेंगे। और क से ज्ञ तक के सभी वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? हमारी हिंदी में जो वर्णमाला है उसे दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर में अ से अह तक के लेटर्स यानी कि वर्ण, लेटर्स को हिंदी में हम वर्ण कहेंगे। तो वो स्वर में अ से अह तक के वर्ण और व्यंजन में क से ज्ञ तक के वर्ण आएंगे। ओके, इतना क्लियर सबको? ठीक है, अभी हिंदी में भाषा की, हिंदी एक भाषा है वो आप सबको पता है, तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है और सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण की बात जो हमने अभी की वो सबसे छोटी है। वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं, ये हम सबको पता है कि वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। जब भी हम दो तीन वर्णों को साथ में रखते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे खाना, तो ख आ की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा, तो ये जो वर्ण साथ में एक साथ हमने रखे तो वो क्या हो गया? एक शब्द। पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की, हिंदी भाषा की? वो है वर्ण। तो ये सबको याद रखना है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द। और शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। राइट? और शब्द जब भी मिल जाते हैं, मुझे खाना खाना है, तो इसमें कितने सारे शब्द आ गए? मतलब शब्दों के मेल से बनेगा वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है हिंदी भाषा की, और उसके बाद सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य है। तो वाक्य किसके मेल से बनेंगे? शब्दों के मेल से। शब्दों के मेल से वाक्य बनेंगे और वर्णों के मेल से शब्द बनेगा। हाँ, और बहुत सारे वाक्य जब भी मिलते हैं तभी हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे एक कहानी या एक पैराग्राफ या अनुच्छेद, है ना, या फिर एक काव्य, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो ये है हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण मानी जाती है, और सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य मानी जाती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, जो शब्द का अंश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अभी आप बोलोगे मैम शब्द का अंश मतलब क्या? शब्द का अंश मतलब पूरा शब्द नहीं। जैसे हमने एक शब्द लिया है हार, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हार, तो ये हार शब्द है, ये एक शब्द है। ठीक है, उसके साथ मैं एक शब्दांश जोड़ती हूँ। शब्दांश मतलब आधा शब्द का कोई अंश, शब्द का अंश। ये कोई शब्द का अंश है प्र,
तो वो मैं जोड़ती हूं तो एक नया शब्द हमारे सामने आता है प्रहार। तो यहाँ पे शब्द का अंश क्या हो गया? प्र। वैसे ही एक दूसरा शब्द लेते हैं अपमान। अपमान। तो यहाँ पे अप क्या है? वो है शब्दांश, किसी शब्द का अंश है। ये पूर्ण शब्द नहीं है, ये क्या है? शब्द का अंश। शब्द कभी पूर्ण शब्द कहाँ पे पूर्ण कहा जाता है? जब भी उसका कोई मतलब निकलता हो, जहां पे उसका कोई हमें मतलब मिलता हो, उसका कोई मीनिंग मिलता हो, तभी हम वो शब्द को पूर्ण कहेंगे। पर अप शब्द का कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो वो क्या है? शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं है। जब भी हम मान शब्द लेते हैं तो मान मतलब हमें पता है, उसे क्या बोलेंगे हम? रिस्पेक्ट। हाँ, किसी के प्रति आदर भाव। मान का मतलब क्या हो जाता है? आदर भाव। तो आदर भाव इसका एक मीनिंग निकला, ठीक है। तो मान शब्द है पूरा, वो अंश नहीं है। और अप क्या है? वो शब्द का अंश है। ऐसा शब्द का अंश है वो शब्द के साथ जुड़ के हमें एक नया शब्द देता है ना। अब सिर्फ ऐसा देखा जाए कि अप लिखा हुआ है तो इसका कुछ मतलब हम नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ अप लिखा हुआ है, उसका कोई भी मतलब हम नहीं निकाल सकते। पर अप के साथ अगर हमने मान ज्वाइन किया है, मान को रखा है, तो क्या मिल गया हमें? अपमान शब्द मिल गया नया, है ना। तो शब्दांश किसे कहेंगे? किसी शब्द का कुछ अंश, तो उसे कहेंगे हम शब्दांश। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद मैं आपको पूरी परिभाषा समझाती हूँ, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो पूरी परिभाषा एकदम इजी है। ओके। अगेन एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य, छोटी इकाई वर्ण। वर्ण दो प्रकार के रहते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर में आता है अ से अह तक के वर्ण और व्यंजन में आते हैं क से य तक के व्यंजन। और वर्णों से जो बनता है वो है शब्द। शब्द किसे कहेंगे? वो फिर से एक बार बता रही हूँ, शब्द जिसे कहते हैं जिसका कोई मतलब निकलता है, बिना कोई भी मतलब वाला जो दो वर्ण हम जोड़ देते हैं और उससे कोई शब्द बन जाता है, तो बिना मतलब का कोई शब्द नहीं कहलाता है। जो चीज, जो वर्णों के मिलने से कोई शब्द प्राप्त होता है तो वो शब्दों का मतलब निकलना जरूरी रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने उपसर्ग में देखा था कि जो शब्द का अंश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम उपसर्ग की परिभाषा करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रहार, तो यहाँ पे पहले मैंने बताया कि शब्द का अंश हम किसे कहेंगे? शब्द का अंश मतलब कि पूरा शब्द नहीं है, एक छोटा सा एक कोई शब्द है, ओके, शब्द का अंश है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रहार वापिस से समझाती हूँ आपको। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हार। तो हार का मतलब क्या होगा? नेकलेस, है ना। या फिर हार का मतलब अगर हम लेने जाएं तो क्या होगा? जीत और हार, है ना। तो कोई हार जाता है लड़ाई में, वो वाला हार भी हो सकता है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लड़ाई में जो हार होती है वो। और दूसरा हार का मीनिंग क्या होगा? गले में पहनने वाला हार, गले में पहनने वाला हार। तो अभी दो मतलब हमें यहाँ पे किसके मिल रहे हैं? हार के मिल रहे हैं। हार का एक
लड़ाई में जो हार जाते हैं वो हार, और दूसरा क्या है, गले में पहनने वाला, तो जिसे हम पहनते हैं गले में, नेकलेस। हाँ, तो ये हो गया हमारा हार का मतलब। पर उसके साथ हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं प्र। अगर हार के साथ हम प्र ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो क्या मतलब हमें मिलेगा, पूरे शब्द का प्रहार। प्रहार मतलब क्या होगा, अटैक करना, दूसरे के ऊपर प्रहार करना। हाँ, तो पूरा मतलब अलग मिला हमें। पहले हमारे पास क्या था, हार, एक शब्दांश हमने जो जोड़ा उससे एक नया शब्द मिला, वो क्या मिला, प्रहार। शब्द भी नया मिला और क्या हुआ, अर्थ भी नया मिला। तो ये क्या हो गया, एक नया शब्द, नए अर्थ वाला शब्द हमें प्राप्त हुआ। तो अभी आप लोगों को डेफिनेशन, परिभाषा, व्याख्या बराबर समझ में आ गई होगी कि जो शब्द का अंश, ये है हमारे शब्द का अंश, मूल शब्द से पहले जुड़कर, ये हमारा मूल शब्द हार, उससे पहले जब भी जुड़ता है तो ये प्र है, तो क्या हुआ, हार से पहले जुड़ा है, तो पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। हार का अर्थ हमने क्या सोचा, हमने क्या किया था, यहाँ पे लड़ाई में हार होती है वो, और गले में पहनने वाली हार, तो और हमें क्या मिला, उससे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक शब्दांश जोड़ा है, शब्द के आगे जोड़ा है, और उससे क्या होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। अभी प्रहार का अर्थ क्या होगा, प्रहार का अर्थ होगा अटैक करना, हमला करना, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमला करना, तो पूरा अर्थ अलग हो गया। यहाँ का हार का अर्थ और यहाँ पे प्रहार, प्र लगाने के बाद जो अर्थ मिला वो, तो ये क्या हो गया हमारा, अर्थ में परिवर्तन। वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। तो अभी हमने जो ये प्र लगाया है ना, वो क्या है, उपसर्ग, और उपसर्ग हमेशा कैसे रहता है, शब्द से पहले। ठीक है, अभी डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। अभी आप लोगों को व्याख्या समझ में आ गई है, परिभाषा समझ में आ गई है, तो अभी हम थोड़े उदाहरण लेते हैं जिससे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं उदाहरण थोड़े से। यहाँ पे मैंने लिखा है उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस नवीन शब्द। जैसे हमने परिभाषा में देखा कि मूल शब्द के साथ कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसे हम उपसर्ग बोलेंगे। तो वो शब्दांश को जोड़ने के बाद जो हमें एक नवीन अर्थ वाला नया शब्द प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है वो मैंने पहले भी समझाया कि मान। मान मतलब कि यहाँ पे रिस्पेक्ट, आदर भाव। उसके साथ हमने शब्दांश है अप, तो अपमान एक नया शब्द प्राप्त हुआ और उसका मतलब भी पूरा चेंज हो गया। तो अपमान का मतलब यहाँ पे हम सबको पता है कि इंसल्ट। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं उदाहरण, जीवन। जीवन मतलब लाइफ। हाँ, और उसके साथ आज जो है वो शब्दांश जोड़ने से नया शब्द मिलता है आजीवन। तो आजीवन का मतलब क्या हुआ, पूरा जीवन, जहां तक हम जीते हैं वो पूरी लाइफ। हाँ, तो एक नया शब्द हमें मिल गया। अभी तीसरा उदाहरण देखते हैं, देश। देश मतलब हम सबको पता है कि देश का मतलब क्या होता है ना, हमारा राष्ट्र। तो उसके साथ अगर हम क्या लगा रहे हैं वर्ड, स्व। तो स्व लगाने से हमें कौन सा नया शब्द प्राप्त होता है, स्वदेश, मतलब हमारा खुद का देश, है ना। इसके साथ अगर हम यहाँ पे पर लगा देते हैं, स्व की जगह पे पर लेंगे, तो हमें क्या, कौन सा वर्ड प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हमें, परदेश। तो वो भी एक नया शब्द मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब दूसरा देश, है ना। तो ये भी पर है, वो भी क्या हो गया, उपसर्ग। उसके बाद हम उदाहरण लेते हैं हार। तो हार के आगे हमने प्र लगाया तो क्या बन गया था, प्रहार, है ना। और अभी हम क्या लगा रहे हैं उसके आगे, उप, तो क्या बन गया, उपहार। तो उपहार का मतलब क्या होगा, भेंट, वो हम सबको पता है।
तो हार के आगे अगर हम प्र लगा देते हैं तो भी एक नया शब्द मिल जाएगा। वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्या मिल जाएगा? प्रहार। और यहाँ पे एक लिख देते हैं हम प्र, मतलब एक ये नया और एक उपसर्ग है, तो प्रहार। और नेक्स्ट अगर उदाहरण लेते हैं तो उसमें क्या है? कुपुत्र, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुत्र का मतलब सन है ना, या फिर औलाद। और यहाँ पे हम कु उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुपुत्र, यानी कि अच्छा पुत्र नहीं। और उसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? सु, तो क्या हो जाएगा? सुपुत्र, है ना। तो सु क्या हो गया? वो भी एक उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या देखा कि कोई भी एक शब्दांश किसी मूल शब्द के साथ मिलता है और उसके बाद हमें एक नया शब्द प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। ओके, अभी सबको आ गया उपसर्ग किसे कहेंगे? ओके, थैंक यू। आभार।